तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें, फिर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें, डॉक्टर पी.के. राव समिति, लक्ष्मी मनु सिंघवी समिति और आखिरी में हम लोग 73वां संविधान संशोधन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें से। तो दोस्तों इनकी जब बलवंत राय मेहता समिति बैठी थी उससे पहले दो कार्यक्रम चलाए गए थे। एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वह भी असफल रहा। फिर एक था प्रसार भारती सेवा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, वो भी असफल रहा। तो इन दोनों कार्यक्रमों के सफलता के कारण एक समिति बनाई गई और इनको काम दिया गया कि आप इस पे स्टडी करिए और बताइए कि क्या क्या खामियां थी, कैसे सुधार किया जा सकता है और पंचायती राज व्यवस्था को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस समिति का गठन 1957 में हुआ था। और इस समिति ने क्या पहला रिकमेंडेशन दिया, पहला सिफारिश क्या दी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको 3 स्तर का करना चाहिए। ग्राम लेवल पे ग्राम या नगर पंचायत, तहसील स्तर पे तहसील पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। तो ये इनकी पहली सिफारिश थी। उसके बाद और दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने ही सबसे पहली बार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की चर्चा की। इसको इंग्लिश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों ये होता क्या है कि जैसे जो सत्ता होती है, पावर होता है, ठीक है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ हमारे डेमोक्रेसी में है। सबसे ज़्यादा पावर सेंटर के पास है, फिर स्टेट्स के पास है। और जो गांधी जी ने बोला था, जो उनका ग्राम समाज मॉडल था, उसमें था कि जनता आत्मनिर्भर थी, उसको अपने जीवन यापन के लिए सरकार की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी सब को बढ़ावा, गांधी जी के ग्राम स्वराज मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज सिस्टम को हमारे संविधान में लाने की कोशिश की गई। तो इसमें यह था कि अब आपको पावर देनी है, ठीक है, लोगों को, तो किस स्तर पे दिया है, जिला स्तर पे दिया जाए कि ब्लॉक स्तर पे दिया जाए कि ग्राम स्तर पे दिया जाए। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी या कमेटी थी, इन्होंने सिफारिश किया कि इसको प्रखंड यानी ब्लॉक लेवल पे दिया जाए। इनका यह मानना था कि आप ब्लॉक लेवल पे इनको पावर दीजिए। पावर से क्या मतलब होता है कि धन, टैक्स लेने का पावर, या धन की जो जितनी भी स्कीम्स के लिए पैसे आते थे ये किस लेवल पे बांटा जाए। तो इस कमेटी की जो सिफारिश है उसमें था कि प्रखंड यानी ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए। फिर अगले पॉइंट को देखते हैं। तो दोस्तों इस कमेटी की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया और सबसे पहले इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959, ये डेट याद रखनी है, नागौर जिले, ये जिला राजस्थान में, इसका उद्घाटन किया। बाद में उसी साल असम में, अगले साल 1960 में असम में, फिर तमिलनाडु कर्नाटक में भी आया, 1962 में, 63 में गुजरात में आया, 64 में पश्चिम बंगाल में भी। जितनी राज्य सरकारों ने थे अपने राज्य कानून पास करके इस व्यवस्था को अपनाया। तो इस व्यवस्था में खामी क्या थी? खामी दोस्तों ये थी कि ये राज्यों के ऊपर निर्धारित था, वो जैसे चाहे इस व्यवस्था को लागू कर सकते थे। तो किसी राज्य ने 4 टियर यानी 4 स्तरीय पंचायती राज को लागू किया, किसी राज्य ने सिर्फ 2 स्तरीय पंचायती राज को लागू किया, किसी राज्य ने 3 स्तरीय पंचायती राज को लागू किया। फिर कहीं पे उस सदस्य में 10 सदस्य है, कहीं पे 20 सदस्य हैं। तो एक पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पा रही थी। और भी खामियों के चलते 20 साल बाद 1977 में एक नई कमेटी बनाई गई, अशोक मेहता। और आइए जानते हैं उनकी सिफारिशें क्या थी। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई। इसमें 13 सदस्य थे। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी और इनका कहना था कि जो विकेंद्रीकरण है यानी जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका प्रथम स्तर जिला होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने तो खैर 132 सिफारिशें दी थी। कुछ मुख्य सिफारिशें और थीं कि ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। इनका कहना था कि ग्राम पंचायत या जो सबसे निचली स्तर है उसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। साथ में इन्होंने कार्यकाल को 4 साल रखने की बात कही थी और ये भी बोला था कि जो विकास योजनाओं हैं उनको जिला परिषद द्वारा तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इनकी सिफारिशें थी। इनके बाद एक आई है डॉक्टर पी.के. राव समिति, ये आया 1985 में, ठीक है। इनकी सिफारिशें क्या थी, वही मुख्य सिफारिशें हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति 1985 में बनाई गई। इस समिति ने क्या बोला कि राज्य स्तर पे एक राज्य परिषद होना चाहिए, जिला स्तर पे जिला परिषद, मंडल स्तर पे मंडल परिषद, गांव स्तर पे, ठीक है, ग्राम परिषद। साथ में इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं महिलाओं के आरक्षण की भी सिफारिश की थी। पर लेकिन इस समिति की जो सिफारिशें थी उसको अमान्य कर दिया गया था, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसके बाद एक है डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति, उसको हम लोग देखते हैं।
तो दोस्तों उसके बाद डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार ने समिति बैठाई और इस समिति का कार्य था कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करना तथा उनमें सुधार करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए इनको बनाया गया था। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि गाँवों का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है, और उनको अधिक वित्तीय संसाधन मुहैया कराने चाहिए, ठीक है। अगर गाँव को वित्तीय संसाधन नहीं रहेगा तो गांव अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, इनका ये कहना था। फिर इसके बाद 1988 में पीके थुंगन समिति थी, इनका भी यही काम दिया गया कि ये पंचायती संस्थाओं पर विचार करिए और कैसे इन संस्थाओं को और मजबूत बनाया जाए, इसके बारे में सिफारिशें दें। तो पीके थुंगन जो समिति थी, इन्होंने बोला कि पंचायती राज जो सिस्टम है, ठीक है, इनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर देना चाहिए, ठीक है। साथ में बाकी चीज़ें तो इनकी भी वही थी जो सबने बोला कि 3 स्तरीय होना चाहिए, रेगुलर चुनाव होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, पर इन्होंने सबसे जो मेन मांग की थी कि इनको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो इसके बाद अब हम लोग 73वां जो संविधान संशोधन है जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहले बिल 1989 यानी 1989 में 64th यानी 64वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, ठीक है। लोकसभा में तो ये पारित हो गया पर राज्यसभा में नामंजूर हो गया, ठीक है। तो ये विधेयक समाप्त हो गया। तो लेट होते 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 ये आखिर में 73वां संविधान संशोधन 1993 में जाके पास हुआ और इसको मान्यता मिली 24 अप्रैल 1993 को। तो इसके द्वारा क्या हुआ, हमारे संविधान में एक नया भाग जुड़ गया 9, ठीक है, पार्ट 9। उसमें 16 अनुच्छेद हैं, 16 आर्टिकल्स हैं, जिसमें पंचायत राज व्यवस्था कैसे होगी, कितने सदस्य होंगे, पूरी उसमें डिटेलिंग है साथ। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव आया। सबसे पहले इसमें बोला गया कि निचले स्तर पे एक ग्राम सभा होगी, ठीक है, और इस ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गाँव शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। और जो ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में राज्य विधान मंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। फिर ये बात की गई कि अगर 20 लाख से ज़्यादा आबादी है, ठीक है, किसी राज्य की, तो 3 स्तरीय होनी चाहिए व्यवस्था। अगर 20 लाख से कम है तो 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। फिर बोला गया कि 30% आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उनके अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया कि पंचायतों का जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष का होगा, ठीक है, हर 5 वर्ष पे चुनाव यानी होने हैं। फिर साथ में पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, और वो किन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, इसकी सारी सूची 11वीं अनुसूची में डाल दी गई और इसमें 29 विषय डाले गए कि पंचायतों के पास क्या पावर रहेगा, क्या उनकी ड्यूटीज़ है, ये सब 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची में दिया गया। तो इनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि क्या क्या था। तो दोस्तों सबसे पहला था कि कृषि, जिसके अंदर जितने भी कृषि विस्तार यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सुविधा आती है वो भी दिया गया। फिर भूमि सुधार और मृदा संरक्षण, फिर लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल आच्छादन विकास, ये भी पंचायतों को दिया गया। फिर पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, फिर मत्स्य उद्योग, सामाजिक वनोद्योग यानी जो सोशल फॉरेस्ट्री थी, फिर लघु वन उत्पाद, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फिर था खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, ये सब जो साधन थे। और ग्रामीण जो विद्युतीकरण था उसके अंदर जो विद्युत का वितरण है यानी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके भी संबंध में चीज़ें पंचायत को दी गई। फिर जो गरीबी उपशमन कार्यक्रम हुए, शिक्षा जिसके अंदर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय आते हैं, तकनीकी प्रशिक्षण, या उसके बाद प्रौढ़ और अनौपचारिक एजुकेशन यानी जो एडल्ट एजुकेशन होता है, ठीक है, जो लोग पढ़ नहीं पाए और 30, 40, 50 साल की उम्र के हो गए हैं, वो बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो इन सब से रिलेटेड भी जिम्मेदारी पंचायत को दी गई। साथ में जो गांव के लिए लाइब्रेरी हो गई, पुस्तकालय, फिर बाजार और मेले से संबंधित कार्य, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, तो ऐसे करके 29 करीब विषय थे जिनके बारे में पंचायतों को अधिकार और शक्तियाँ दी गई। साथ में राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को जो स्थानीय कर लगाने या वसूल करने का शक्ति उन्हें दे सकता है, ठीक है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति कौन दे सकता है, तो वह राज्य का विधानमंडल होगा, ठीक है। फिर साथ में एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई कि पंचायतों की वित्तीय जो संबंधी अवस्था है, ठीक है, इसको कैसे सुधारा जाए।
तो इसके लिए हर 5वें वर्ष पे एक वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जो फाइनेंस कमीशन या वित्तीय आयोग होगा, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा और ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें बात की गई कि हर 5वें वर्ष पे एक वित्तीय आयोग होगा जो रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो ग्रामीण विकास की अन्य संस्थाएं हैं, जैसे राजस्व परिषद हो गया, राजस्व न्यायालय हो गया, चकबंदी विभाग हो गया इत्यादि। तो इस सब को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।